हेलो। सामने से भी अच्छा लग रहा है। ठीक। आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग केस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम केस 4 हमारा जो है केस 4 के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था, 51 इयर्स मेल पेशेंट, ब्रॉड बाय दी रिलेटिव के साथ आया था, जिसने कंप्लेंट किया फीवर का सिंस लास्ट 2 डेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, जनरलाइज्ड वीकनेस, राइट साइडेड चेस्ट पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन एंड अनएबल टू टेक डीप ब्रेथ। तो पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि उसे फीवर है। तो कब सबसे पहला कोई भी केस आता है तो हिस्ट्री लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीवर आ रहा है तो कितने दिन से आ रहा है, कितनी बार रहता है फीवर, उसके साथ साथ एसोसिएट सिम्टम्स क्या है, कफ है, कोल्ड है, चिल्स है, बॉडी एक है, ये सब देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे पास जो पेशेंट आया, इसको फीवर था लास्ट 2-3 डेज से, जो कि फीवर कंटिन्यूअस रहता था, ऑन एंड ऑफ फीवर नहीं था, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर रहता ही था, 99, 100 के बीच में। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाना कम हो गया था, खाना जो कम हुआ वो काफी दिन से हो गया था, जनरलाइज्ड वीकनेस था, उसके साथ साथ उसको राइट साइडेड चेस्ट पेन था। राइट साइड में चेस्ट पेन था, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये चेस्ट है हमारा, तो ये साइड पे पेन था। यहाँ पे एक ऑर्गन भी होता है जिसे हम कहते हैं लीवर, तो मोस्ट प्रोबेबली उसे यहाँ पे भी पेन था चेस्ट में, और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी पेन था, राइट साइडेड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी पेन था। जब उसे एग्जामिन किया गया तो हमें उस पता चला कि वो डीप ब्रेथ ले नहीं पा रहा था। अगर उसे कहते थे कि डीप ब्रेथ लो तो उसे कफिंग स्टार्ट हो जाता था। क्या होता था? कफिंग स्टार्ट हो जाता था। पुराना बीमारी में हमने देखा तो पुरानी बीमारी में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर हमें देखने मिला कि जब हम उसका चेस्ट ऑस्कल्टेट किए तो चेस्ट ऑस्कल्टेट करते वक्त उसे राइट साइडेड चेस्ट में टेंडरनेस भी था, और उसके साथ साथ राइट साइडेड लोअर लोब में एयर एंट्री काफी ज्यादा पुअर था, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर था। लेफ्ट साइड में एयर एंट्री अच्छा था, राइट साइड में एयर एंट्री काफी कम था। तो सबसे पहला सबसे बेसिक चीज हमारे दिमाग में आया कि पेशेंट का एक्सरे करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया और इन्वेस्टिगेशन सब भेजे गए। उसके साथ साथ हमने एक चेस्ट एक्सरे किया। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या भेजा? तो इन्वेस्टिगेशन में हमने सीबीसी, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, ईसीजी और चेस्ट एक्सरे करने के लिए कहा था। तो चेस्ट एक्सरे किया तो हमें कुछ इस तरह से उसका एक्सरे फिल्म देखने को मिला, जिसमें हमें पता चला कि लेफ्ट साइड का एयर एंट्री काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन राइट साइड का जो एयर एंट्री है वो काफी ज्यादा पुअर था, कम था। यानी कि कुछ ये साइड पे इतने रीजन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया था, जिसे हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन। तो एक्सरे करने के बाद हमें यह पता चला कि पेशेंट को राइट साइडेड मैसिव प्लूरल एफ्यूजन है, यानी कि मोस्टली उसका मिडल लोब और लोअर लोब, दोनों लोब में काफी ज्यादा वाटर फिल्ड है। ये होने के बाद हमने सीबीसी, क्रिएट, इलेक्ट्रोलाइट, एक्सरे करवाया रूल आउट करने के लिए कि ये इन्फेक्टिव कॉज है या कुछ और है। तो सबसे पहला चेस्ट एक्सरे में हमें पता चल गया कि पेशेंट को राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन है। इसके बाद हमने देखा, रिपोर्ट में हमें पता चला कि पेशेंट को राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन है, अप्रोक्सीमेटली 1000 ml फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है,
और एटिलेक्टेसिस प्रेजेंट है, राइट लोअर लोब में एटिलेक्टेसिस प्रेजेंट है, यानी कि फंक्शनिंग जो है वहां का वो काफी ज्यादा पुअर हो गया है। लार्ज प्लूरल एफ्यूजन विद फ्यू सेप्टे विद इन एंड लोअर लोब एटिलेक्टेसिस हमें देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पैथोलॉजी के लेक्चर में हमने ये भी चीज कवर किया है प्लूरल एफ्यूजन का, तो आप वहां से भी हमारा लेक्चर्स देख सकते हैं। अभी बेसिक ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन है तो प्लूरल एफ्यूजन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो प्लूरल एफ्यूजन यानी कि वहां पे फ्लूइड है, तो फ्लूइड जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है, एक तो हमें देखने मिलेगा ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड या फिर पल्मोनरी एफ्यूजन, ट्रांसयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, और दूसरा हमें देखने मिलेगा एक्सयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन। दो तरह का फ्लूइड देखने मिलता है, एक तो ट्रांसयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन और दूसरा होता है एक्सयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बॉडी में ब्लड का प्रेशर या फिर ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज्यादा होता है या फिर प्रोटीन का अमाउंट बॉडी में कम होता है तो उसके वजह से हमें ट्रांसयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलता है, यानी कि वो प्रेशर मिसमैच होने की वजह से प्लूरा में हमें फ्लूइड एक्यूमुलेटेड देखने मिलता है। ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड अगर होंगे तो हमें वो कौन कौन से कंडीशन में देखने मिलेगा, तो देखने मिलेगा सिरोसिस में, नेफ्रोसिस में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देखने मिलेगा। और दूसरा होता है एक्सयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन। तो एक्सयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन हमें कब देखने मिलेगा, तो वो हमें देखने मिलता है मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लामेशन अगर होगा तो, इन्फेक्शन होगा तो, लंग इंजरी होगा तो, लंग में किसी प्रकार का ट्यूमर प्रेजेंट होगा तो हमें एक्सयूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन देखने मिलता है। तो जैसे कि हमें पता था कि पेशेंट का और कोई प्रॉब्लम था नहीं, यानी कि जो फ्लूइड थे वो ट्रांसयूडेटिव होने के चांसेस कम थे, क्योंकि पेशेंट कोई हार्ट फेलियर में नहीं था, पेशेंट को ओवरऑल बॉडी में एडिमा प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एक ही जगह पे फ्लूइड एक्यूमुलेट था। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें लगा कि वो फ्लूइड जो है वो एक्सयूडेटिव फ्लूइड होगा, यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, किसी लंग इंजरी की वजह से हुआ होगा। तो इसके साथ साथ हमने क्या किया, तो हमने सबसे पहला सीबीसी किया। तो सीबीसी में हमें पता चला कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो 9400 है, एचबी 14.5 है, प्लेटलेट काउंट जो है 2,32,000 है। न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने मिला, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है या फिर हम कह सकते हैं बॉडी में इन्फेक्शन था, इसके लिए न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ा हुआ था। इसके साथ साथ हमने देखा बायोकेमिस्ट्री में क्रिएट का लेवल नॉर्मल था, सोडियम बहुत बॉर्डर लाइन पे था 134, पोटेशियम था 4.1, क्लोराइड 95, शुगर जो था वो नॉर्मल था। इसके साथ हमने देखा कि एलएफटी प्रोफाइल में भी मोस्टली सभी नॉर्मल थे, थोड़ा सा एल्बुमिन जो था वो लोअर साइड पे था, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। इसके साथ साथ हमने प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटीआईएनआर देखा, तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक चेंजेस हमें देखने नहीं मिला। तो पीटी जो था वो 16.8, आईएनआर 1.22 हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ हमने ईसीजी किया, तो ईसीजी में हमें क्या देखने को मिला, तो ईसीजी में मोस्टली हमें टैकीकार्डिया देखने मिला और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लीड 1 में और लीड 3 की वजह से लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हमें देखने मिला। उसके साथ साथ हमें टैकीकार्डिया देखने मिला। तो ईसीजी कैसे रीड करते हैं इसके ऊपर भी हमारा एक लेक्चर है, आप चाहे वो भी देख सकते हो, तो आपको वहां में डिटेल में पता चलेगा कि हमने कैसे ईसीजी को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या डिजीज है। तो इस ईसीजी में हमें देखने से साइनस टैकीकार्डिया देखने मिलता है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने मिलता है। इसके बाद हमने क्या किया कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट था उसकी वजह से एक और भी पॉसिबिलिटी थी कि राइट साइडेड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी टेंडरनेस था। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट को एमोबिक लीवर एप्सिस भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का लीवर एप्सिस होता है, क्योंकि लीवर में भी टेंडरनेस प्रेजेंट था। तो उसको रूल आउट करने के लिए हमने क्या किया,
तो हमने उसके लिए सोनोग्राफी किया, लेकिन यूएसजी जो सोनोग्राफी किया था उसमें कुछ चेंजेस देखने नहीं मिले, सिर्फ 5 to 6 गॉल ब्लैडर स्टोन हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ हमने कोविड रूल आउट करने के लिए आरटीपीसीआर का टेस्ट किया, जो कि नॉट डिटेक्टेड या फिर नेगेटिव देखने को मिला। तो एक ही ऑप्शन था कि हमें राइट साइड में जो प्लूरल एफ्यूजन है उसको टैप किया जाए, फ्लूइड निकाला जाए, उसको टेस्ट करके पता किया जाए कि वो क्या है। तो राइट साइडेड प्लूरल टैपिंग किया गया, जिसमें 1 लीटर फ्लूइड निकाला गया और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड कैंसर, यानी कि एडीए फ्लूइड रूटीन फ्लूइड फॉर मैलिग्नेंसी। तो ये टेस्ट हमें देखने भेजा गया। मोस्ट प्रोबेबली हम ट्यूबरक्लोसिस या मैलिग्नेंसी को सस्पेक्ट कर रहे थे, इसके लिए हमने एडीए फ्लूइड रूटीन और फ्लूइड फॉर मैलिग्नेंट सेल भेजा। तो जब रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आने के बाद कुछ इस तरीके से हमें पता चला। सबसे पहले तो एडीए होता क्या है? एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डायमाइनेस, यानी कि यहां पे जो लिखा है तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डायमाइनेस। तो एडिनोसिन डायमाइनेस ये क्या होता है? तो ये बॉडी में प्रेजेंट होता है। कभी भी बॉडी में अगर डीएनए ब्रेकडाउन होता है, डीएनए क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, तो उसके अंदर से एक रिलीज होता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन। डीऑक्सी एडिनोसाइन रिलीज होते हैं। डीऑक्सी एडिनोसाइन जो रिलीज किया जाता है, ये क्या करता है? तो बॉडी में जो लिम्फोसाइट होता है उससे किल करता है या उसे अफेक्ट करता है, यानी कि वो लिम्फोसाइट के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या? डीऑक्सी एडिनोसाइन। तो जब भी डीएनए ब्रेक होता है तो उसमें से डीऑक्सी एडिनोसाइन निकलता है। डीऑक्सी एडिनोसाइन क्या करता है? तो वो लिम्फोसाइट को हार्म करता है। लेकिन हमारे बॉडी में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एडीए। तो एडीए क्या करता है? तो डीऑक्सी एडिनोसाइन को कन्वर्ट करता है डीऑक्सीनोसिन में कन्वर्ट करता है, जो कि लिम्फोसाइट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, जो कि लिम्फोसाइट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो ये काम होता है एडीए का, या फिर हम कह सकते हैं एडिनोसाइन डीअमाइनेस का। लेकिन जब हमने इसका रिपोर्ट देखा तो हमें पता चला कि एडिनोसाइन डीअमाइनेस जो है वो काफी ज्यादा हाई है, यानी कि अगर 50 से ज्यादा होता है तो हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये क्या हुआ कि एडिनोसाइन एडीए जो लेवल था वो हाई आया। तो मोस्ट प्रोबेबली एडीए का लेवल हाई कब आता है? जब पेशेंट को ट्यूबरक्यूलोसिस हो। तो ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होता है? तो ट्यूबरक्यूलोसिस में माइकोबैक्टीरियल जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं टीबी में, वो क्या करते हैं? वो है ना टी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट जब भी स्टिमुलेट होता है तब क्या होता है? एडीए ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है लिम्फोसाइट को बचाने के लिए। तो ट्यूबरक्यूलोसिस में ही एडीए का लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इसमें इस रिपोर्ट में हमने देखा कि एडीए का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ हमने बाकी फ्लूइड एग्जामिनेशन में भी देखा, तो इसमें हमें मैलिग्नेंट सेल जो है वो नेगेटिव देखने को मिला है। उसके साथ साथ फ्लूइड एग्जामिनेशन, प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया तो पता चला कि उसके अंदर लिम्फोसाइट का काउंट जो है वो काफी ज्यादा हाई है। जैसे कि हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि एडीए लेवल पॉजिटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली टीबी हो सकता है। तो टीबी में एक और चीज होता है कि लिम्फोसाइट का लेवल जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो अगर एडीए लेवल ज्यादा आया और लिम्फोसाइट का लेवल ज्यादा आया तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्यूबरक्यूलोसिस ही होता है। तो इसमें दोनों चीजें हमें देखने को मिला, एडीए लेवल भी हाई है, लिम्फोसाइट लेवल भी हाई है, यानी कि पेशेंट को जो है वो ट्यूबरक्यूलस प्लूराइटिस है, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से उसे प्लूरल एफ्यूजन हुआ था। इतना पता चलने के बाद हमने क्या किया? तो पेशेंट को एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट पे चालू किया गया।
अभी इसमें 2-3 चीजें हैं जो पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कि प्लूरल एक्यूजन जो हुआ था पेशेंट को, तो प्लूरल एक्यूजन में जैसे कि मैंने कहा कि फ्लूइड जो है वो ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड हो सकते हैं या फिर एक्सयूडेटिव फ्लूइड हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड नहीं होगा क्योंकि पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर नहीं था, सिरोसिस नहीं था, तो मोस्टली ये इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, लंग इंजरी की वजह से हुआ होगा। इसके लिए हमने सोचा एक्सयूडेटिव फ्लूइड है। लेकिन एक्सयूडेटिव या ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम अगर फ्लूइड का चेकिंग करेंगे, अगर हम प्लूरल फ्लूइड को चेक करते हैं और उसमें अगर हमें प्लूरल प्रोटीन इस्टू सीरम प्रोटीन का लेवल अगर ग्रेटर देन 0.5 देखने मिलता है, या फिर प्लूरल एलडीएच इस्टू सीरम एलडीएच का लेवल अगर हमें ग्रेटर देन 0.6 देखने मिलता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जितना प्लूरल फ्लूइड में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका अगर हम रेशियो निकाले सीरम एलडीएच से, तो अगर वो ग्रेटर देन 0.6 होता है, यानी कि प्लूरल प्रोटीन इस्टू सीरम प्रोटीन ग्रेटर देन 0.5 हो और प्लूरल एलडीएच इस्टू सीरम एलडीएच अगर ग्रेटर देन 0.6 हो, तो मोस्टली ये इसे हम कहते हैं एक्सयूडेटिव फ्लूइड। यानी कि एक्सयूडेटिव फ्लूइड होने का मतलब है कि ये किसी तरह के इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन से ही हुआ है। तो ये चीज हो गया। तो हमने पेशेंट को डायग्नोस किया ट्यूबरक्यूलस प्लूराइटिस को और हमने एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट चालू किया। मोस्ट प्रोबेबली एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट का गोल क्या होता है? तो इसका 3 गोल होता है। सबसे पहला गोल होता है कि इससे एक्टिव टीबी फिर से ऑकर ना हो, ये चीज का ध्यान दिया जाए। दूसरा, पेशेंट को रिलीफ होना चाहिए, सिम्टम से। और तीसरा, प्रिवेंट करना होगा फ्रॉम फाइब्रोकोलाइटिस। तो जो भी लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से जो इंजरी होती है उसे हील होने के लिए फाइब्रोसिस होने लगता है लंग्स में। तो 3 चीजें हम ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते वक्त ये 3 चीज दिमाग में होना चाहिए कि पेशेंट को फिर से एक्टिव ऑकरेंस ना हो टीबी का, इतना डोज में हमें मेडिकेशन देना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को रिलीफ होना चाहिए, जैसे कि ये कंडीशन में पेशेंट को चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, यानी कि हम कह सकते हैं इनएबिलिटी टू टेक डीप ब्रेथ, ये सब चीज कम होनी चाहिए। और तीसरा, फाइब्रोथोरेक्स से प्रिवेंट होना चाहिए, यानी कि हीलिंग जो है वो पूरी तरह से अच्छे से होनी चाहिए। ये 3 गोल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हम सेंसिटिविटी का भी रिपोर्ट देखते हैं कि कौन से ड्रग से पेशेंट को रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ड्रग्स जो आते हैं वो है आइसोनियाजिड, सेकेंड होता है रिफेम्पिन, थर्ड होता है पायराजिनामिड और फोर्थ होता है इथेम्ब्यूटॉल। तो मोस्टली ये 4 ड्रग है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम देते हैं, जो जब तक हमें ये ना पता चले कि सेंसिटिविटी रिपोर्ट क्या है तो हम ये ड्रग स्टार्ट कर सकते हैं। आइसोनियाजिड हमें दिया जाता है 5 mg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से। रिफेम्पिन दिया जाता है 10 mg पर kg बॉडी वेट पर डे। पायराजिनामाइड दिया जाता है 25 mg पर kg बॉडी वेट पर डे और इथेम्ब्यूटॉल दिया जाता है 15 mg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और टैबलेट दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बेनाडोन, जो कि विटामिन B6 के डेफिशिएंसी से लड़ता है, यानी कि विटामिन B6 को इंप्रूव करता है। विटामिन B6 कम होने से क्या होता है? तो पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, जो कि आइसोनियाजिड से होता है। आइसोनियाजिड से पेरिफेरल न्यूराइटिस होने के चांसेस होते हैं, तो इसके वजह से बेनाडोन दिया जाता है, यानी कि विटामिन B6 को करेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से
पेरिफेरल न्यूराइटिस न हो। तो मोस्टली हमने जो पेशेंट है उसे आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाइम्ब्यूटॉल के ड्रग पे स्टार्ट किया। उसके साथ एक बेनेडोइन दिया था। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था तब तक उसे एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर्स दिया गया था। इस कंडीशन में स्टीरॉयड का काफी अच्छा रोल नहीं है, तो स्टीरॉयड का यूज न किया जाए तो ही अच्छा है। अगर पेशेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो सेकेंड, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस अगर होगा तो उसके आगे भी पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस के हिसाब से सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अगर फिर इसके बाद ये सवाल दिमाग में आता है कि कितने टाइम तक हमें ये चीज देना है, मेडिसिन देना है, तो मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ तक ये मेडिकेशन दिया जाता है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये मेडिसिन को स्टॉप किया जाता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आया था वो डायग्नोज किया गया ट्यूबरक्यूलर प्लूराइटिस से, जिसे एंटी ट्यूबरक्यूलोस मेडिसिन स्टार्ट किए गए। उसे डेली एग्जामिनेशन करने के लिए भी रखा गया था फॉर हिपैटोमेगैली, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो लीवर को हार्म करते हैं, कुछ किडनी को हार्म करते हैं। तो कुछ दिन तक इसका भी स्टडी किया जाए कि LFT, RFT डिरेंज ना हो। अगर पेशेंट को इस ड्रग से रिलीफ मिलता है और पेशेंट को ये चारों ड्रग सेंसिटिविटी होते हैं तो ये ड्रग को आगे 6 महीने तक कंटिन्यू किया जाता है और उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस ड्रग को स्टॉप किया जाता है। तो आज जो हमारा केस था वो था ट्यूबरक्यूलर प्लूराइटिस के ऊपर।